वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 10 नवंबर 2023 है, तो चलिए अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो रही है, सो दिस इज द क्लास बाय विच यू आर गोइंग टू कवर योर करंट अफेयर्स टुडे। आगे बढ़ने से पहले ये देख लिए एक झलक कि कौन से आर्टिकल्स हम कवर करने वाले हैं। ये आर्टिकल्स हैं द हिंदू से, ये दोनों इंडियन एक्सप्रेस से और ये बिजनेस स्टैंडर्ड से। मैंने आपसे हमेशा कहा यू जस्ट फोकस ऑन द हिंदू और बाकी के न्यूज़पेपर्स आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आई विल कवर ऑल द अदर आर्टिकल्स फ्रॉम अदर न्यूज़पेपर्स। आगे बढ़ेंगे उसके पहले खंगालेंगे फ्रंट पेजेस को द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, देखते हैं क्या है इनका हाल। द हिंदू को आप उठाएंगे तो एथिक्स पैनल की रिकमेंडेशन है, जहां कहा गया कि महुआ मोइत्रा को सस्पेंड कर दिया जाए। क्यों? मामला है कैश फॉर क्वेरी का, पैसे लिए सवाल पूछने के लिए। ऐसा भला कौन करता है? जानेंगे पूरा मामला। यहीं फ्रंट पेज पर आपको मिलेगा कि बिहार की जो असेंबली है वो एक बिल पास कर रही है, जिसके बाद कास्ट कोटा 65% कर दिया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको यह हेडलाइन देखने को मिलेगी अबाउट एथिक्स पैनल, जिसने कहा महुआ मोइत्रा को किनारे करो, यानी कि सस्पेंड करो। इन्होंने गलत काम किया। क्या किया काम गलत? इसी आर्टिकल को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और थोड़े से फंडामेंटल्स देखेंगे एथिक्स कमेटी के भी, जहां से क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इन प्रीलिम्स। शुरुआत करते हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को अडॉप्ट करते हुए रिकमेंड किया कि तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी हैं महुआ मोइत्रा, उन्हें लोअर हाउस यानी कि लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाए। केस कंफर्म किया गया है कैश फॉर क्वेरी का, पैसे लिए गए सवाल पूछने के लिए। मामला क्या था? महुआ मोइत्रा जी ने अपने एक साथी बिजनेसमैन को, शायद उनसे कुछ मित्रता रही हो, अपना आईडी पासवर्ड दे दिया, जिसके जरिए उन्होंने कुछ बिजनेसेस के अगेंस्ट में क्वेश्चंस रेज किए इन द लोकसभा। अब क्वेश्चंस पूछना राइट है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इससे हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहा है किसी दूसरे बिजनेसमैन के खिलाफ क्वेश्चंस पूछने के लिए इन पार्लियामेंट, और इसके बदले में वो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ पैसे पे कर रहे हैं, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस मानी जाएगी। मतलब ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव राइट है कि आप सवाल पूछें, लेकिन पैसे लेके ये बात कुछ खास समझ में नहीं आती। जब ये मामला बाहर आया तो इस पर आपत्ति जाहिर की गई। लोकसभा ने आनन फानन में एथिक्स कमेटी को मामला सौंप दिया और कहा कि देखिए कि क्या ये जांच में गलत पाई जाती हैं, क्या इन्होंने सच में एक अनएथिकल प्रैक्टिस को ऑप्ट किया है। एथिक्स कमेटी ने भी काफी जांच पड़ताल के बाद ये फैसला दे दिया, ये रिकमेंडेशन दे दी कि तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन में एक्सपेल किया जाए, हाउस के बाहर कर दिया जाए। 6 मेंबर्स में, जिसमें एक कांग्रेस के सस्पेंडेड एमपी भी शामिल हैं, यानी कि प्रणीत कौर, उनके एक्सपल्शन के फेवर में वोट किया, जबकि 4 अपोजिशन एमपीज ने कहा कि नहीं नहीं इनको बाहर मत करो। खैर उनकी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि 6 एमपीज चाहते हैं कि इनको बाहर किया जाए। खैर एथिक्स पैनल के रिकमेंडेशन के आ जाने के बाद ऐसा नहीं है कि इन्हें बाहर कर ही दिया जाएगा। कहानी अभी इनकम्प्लीट है। कहानी पूरी होगी 4 दिसंबर के बाद। 4 दिसंबर को ऐसा क्या है खास? 4 दिसंबर को पार्लियामेंट का लगेगा विंटर सेशन। विंटर सेशन में बैठने के बाद जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो एथिक्स कमेटी, एथिक्स पैनल की इस रिकमेंडेशन को हाउस के सामने रख देंगे। कहेंगे देखो ये मामला आया था, एथिक्स पैनल को हमने दिया था, रिकमेंडेशन है इनको बाहर करो, आप बताइए क्या चाहते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने फेवर में वोट किया रिकमेंडेशन के कि भाई इनको बाहर करो, तो महुआ मोइत्रा हाउस के बाहर जाएंगी। लोकसभा के एथिक्स कमेटी के फंडामेंटल्स जानिए। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। 15 मेंबर होते हैं लोकसभा में उस पैनल में जो एथिक्स से रिलेटेड होता है, और इन सभी मेंबर्स का टर्म 1 साल का होता है। ये देखते हैं कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं। रिकमेंडेशन देते हैं स्पीकर को अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे। कोई भी पर्सन किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है, हालांकि रूट कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हो सकता है। आपको आपत्ति है तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहिए कि मुद्दा रेज करें और यह मामला जाए एथिक्स पैनल के पास। एथिक्स पैनल एक्सप्लोर करेगा, इवैल्यूएट करेगा कंप्लेन को और प्रेजेंट करेगा रिकमेंडेशन किसे? स्पीकर को। स्पीकर अगर ऐसा समझते हैं कि रिपोर्ट
सही है तो वो उसे हाउस के सामने रख देंगे फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग। वोटिंग में कहा गया कि रिकमेंडेशन मान लो तो मान लिया जाएगा, बोला गया मत मानो तो नहीं माना जाएगा। एथिक्स कमेटी के इतिहास को खंगालिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन पास्ट को डिग करके पूछ लिया जाए इवेल्युएट करने के लिए कि आपको पास्ट की कितनी जानकारी है एथिक्स कमेटी के लिए। पहली बार एथिक्स कमेटी का आइडिया प्रपोज किया गया था 1996 में, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में। ऐसा नहीं कि 1996 में ये बन ही गया, उस समय आइडिया आया। एथिक्स कमेटी राज्यसभा के लिए भी बनी। इसके लिए प्रयास किया वाइस प्रेसिडेंट KR नारायणन ने, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा में। 4 मार्च 1997 को एक स्टडी ग्रुप जो कि हाउस कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस की थी, उन्होंने रिकमेंड किया लोकसभा के लिए एथिक्स कमेटी को 1997 में। फॉर्मल रिकमेंडेशन कि एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए, इसे दिया गया 13th लोकसभा में कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के द्वारा। एक एडहॉक एथिक्स कमेटी को स्टैब्लिश किया गया सन 2000 में। स्पीकर हुआ करते थे GMC बालायोगी, और लोकसभा का एक परमानेंट पार्ट बन गई ये एथिक्स कमेटी आफ्टर 2015। तो ये है एथिक्स कमेटी का इतिहास। एथिक्स कमेटी के बारे में आप विस्तार से जान और समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं ऐसा कोई भी सवाल जो इससे जुड़ा होगा आप आसानी से उसे आंसर करेंगे। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो उत्तराखंड के उन 15 प्रोडक्ट्स के बारे में है जिन्होंने बैक किया है GI टैग। GI टैग मिलने से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये पता चल जाता है कि ओके ये प्रोडक्ट इस लोकेशन से बिलोंग करता है। सिंस ये प्रोडक्ट इस लोकेशन से बिलोंग करता है तो बढ़िया क्वालिटी का ही होगा। उठा लो मतलब पैसे देके उठा लो, ऐसे थोड़ी फ्री में उठा लो। लोकल ब्रिक टी से लेकर टेक्सटाइल तक जो हिमालयन प्लांट से बनाए जा रहे हैं, 15 से ज्यादा प्रोडक्ट उत्तराखंड से GI टैग के लिस्ट में आ चुके हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में इन्हें शामिल किया जा चुका है। इसका मतलब साफ है, ये प्रोडक्ट अगर इस ज्योग्राफी में होगा तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। इस क्वालिटी को पाना है तो आप इसी प्रोडक्ट को इसी जगह से अवेल करिए। दार्जिलिंग टी, अगर कोई चाय दार्जिलिंग से आई है तो उसकी क्वालिटी उम्दा होगी, तो आपको उसी चाय को प्रेफर करना चाहिए। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जहां उत्तराखंड में इन सभी प्रोडक्ट्स ने GI टैग अवेल किया है। बेरीनाग चाय, ये कुछ ऐसे चाय के पौधों से तैयार की जाती है जो हिमालयन रीजन में जंगलों में उगते हैं। उन पत्तों को तोड़ा जाता है और कंप्रेस करके सॉलिड मास में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर तैयार किए जाते हैं चाय पत्ती के दाने। इस चाय पत्ती की या फिर इस चाय की जो डिमांड है वो लंदन टी हाउस और बाकी दूसरे देशों में बहुत ज्यादा रहती है, और ये दर्शाता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, बिच्छू बूटी एक प्लांट है जिसके पौधों में खूब सारे रेशे होते हैं। बड़े ही स्पेसिफिक टाइप के ये पौधे होते हैं। इनके जो फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर एक हॉलो होता है, यू कैन से कि एक छेद होता है लगभग हर फाइबर में, बहुत थिन, बहुत ही ज्यादा थिन। लेकिन इस हॉलो फाइबर की वजह से इसके पास एक नेचुरल इंसुलेशन की कैपेबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब ये पौधे ना केवल सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गर्मियों में इस्तेमाल करिए हल्के और हवादार कपड़े, जबकि सर्दियों में ये जो हॉलो होता है जब उसमें हवा भर के गर्म हो जाती है तो ये आपको बढ़िया वाली गर्मी प्रोवाइड करवाता है। मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसे सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में पहना जा सकता है। तो हिमालयन नेटल फाइबर से बना हुआ ये बिच्छू बूटी फैब्रिक काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। लेकिन इस पौधे को कभी भूल के भी छू मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको छू लिया तो बिच्छू के डंक जैसा दर्द आप महसूस करने वाले हैं। तो इनसे बने कपड़ों को खुशी से पहनिए, लेकिन इस पौधे को छूने की गलती कभी मत करिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड का मडुआ फिंगर मिलेट, मोटा अनाज, जो कि गढ़वाल और कुमायूं के एरिया में उगाया जाता है। स्टेपल डाइट के तौर पे राज्य में कई सारे हिस्सों में लोग इसे खाते हैं। गाघट, ये एक प्रकार की दाल है, स्पेसिफिक है। इसका जिक्र हमें आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के इस्तेमाल के तौर पे भी मिलता है। झंगोरा, एक प्रकार का मोटा अनाज, ये ऐसे एरियाज में हिमालयन रीजन में उगाया जाता है जहां पर थोड़ी बहुत पानी की कमी होती है। उत्तराखंड का लाल चावल यानी कि रेड राइस, ऑर्गेनिक तरीके से जो पुरोला रीजन है वहां उगाया जाता है। चौलाई, जिसे आप रामदाना कहते हो, जब कभी कोई फास्ट होता है तो रामदाना आप खा सकते हो, एक अच्छा सा आइटम होता है खाने के लिए।
उसे भी वहां पर जीआई टैग दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके अलावा बुरांश जूस, इसे हम रेड फ्लावर्स से निकालते हैं। उत्तराखंड का काला भात यानी कि ब्लैक सोयाबीन, माल्टा फ्रूट, पहाड़ी तूर दाल, उत्तराखंड का लिखाई यानी कि वुड कार्विंग, नैनीताल की मोमबत्ती, रंगवाली पिछोड़ा जो कुमाऊं में तैयार किया जाता है, रामनगर का या नैनीताल की लीचीज, रामगढ़ या नैनीताल के पीचेस, चमोली का वुडन रमन मास्क, रमन में जो मास्क इस्तेमाल किया जाता है, अल्मोड़ा का लखोरी मिर्ची, एक मिर्ची का वेरिएंट। ये सभी जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो इनका लिस्ट मैंने आपको बता दिया। जो शुरू में मैंने इंपॉर्टेंट बताया उन पर ध्यान दीजिएगा, सारे आपको याद नहीं रहेंगे, करने भी नहीं है। जीआई टैग में आप समझिए कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पैदा होता हो, जीआई टैग दे दिया जाता है। ये दिखाता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि उस जगह के लोग ही उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर पाएंगे और ये उस बात की क्वालिटी को, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करेगा। एक बार जीआई टैग मिला तो 10 साल के लिए रहेगा। जीआई टैग के पूरे मामले को गवर्न करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के तहत। डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि ट्रिप्स है, उसके कॉन्सोनेंस में है ये लॉ। अच्छी बात है। चलेंगे अगले आर्टिकल की ओर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस को अभी अपॉइंट कर दिया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो लिमिट है 34 जजेस की, वो कंप्लीट हो गई है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड डैशबोर्ड बताता है कि हो सकता है कि 24 घंटों के आसपास सुप्रीम कोर्ट के पास जो टोटल केसेस की संख्या है वो 80,000 के मार्क पे चली जाए। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के पास सारे जजेस का होना जरूरी है और अब वो होने वाले हैं। नवंबर 9 सुप्रीम कोर्ट के पास 79,717 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड केसेस थे, जिसमें से अगर आप 24,000 केसेस को छोड़ दें तो सारे एक साल से ज्यादा पुराने हैं। अक्टूबर में इन्होंने 4,915 केसेस को इंस्टीट्यूट किया और लगभग 4,454 को डिस्पोज किया। इतना स्पेसिफिक डेटा आपके काम का नहीं है, बस बोल रहा हूं, सुन लीजिए। 2023 में इन्होंने 47,000 केस लिए थे, 46,000 क्लियर किए थे। तो ठीक जा रहा है, बट जो पेंडिंग केसेस हैं वो तो रह जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होगी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। शुरुआत में चीफ जस्टिस और 7 जज हुआ करते थे 1950 में, 7 के साथ एक साथ बैठ के केसेस सुना करते थे। धीमे धीमे केसेस बढ़ने लगे और संभालना मुश्किल होने लगा, तो पार्लियामेंट ने जजेस की संख्या को बढ़ाना शुरू किया। 1950 में 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और मोस्ट लेटेस्ट 2019 में 34। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस हैं। 2 या 3 में ये बैठते हैं केसेस को सुनने के लिए। बड़ा मामला आया तो 5 उससे ज्यादा जजेस भी एक साथ बैठ जाते हैं। जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक कोलेजियम के माध्यम से होता है और जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है वो तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, कोलेजियम तो रिकमेंड करता है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो विमेन के बारे में है। विमेन ज्यादा काम कर रही हैं या काम की ज्यादा डिमांड कर रही हैं। क्या ये एक अच्छी खबर है? आइए एक्सप्लोर करते हैं। हाल के सालों में हमने देखा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन की संख्या बढ़ती जा रही है। या तो ये संख्या उन महिलाओं की है जो काम करना चाहती हैं या वो काम कर रही हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो जहां 2017-18 में टोटल विमेन में से केवल 36.9% विमेन या तो काम कर रही थी या काम करने को विलिंग थी, उनकी संख्या बढ़कर अब 42.4% हो गई है। मतलब अब या तो वो ज्यादा काम कर रही हैं या ज्यादा डिमांड कर रही हैं। ये सिग्निफिकेंट राइज है फीमेल पार्टिसिपेशन का, और ये राइज हमें ज्यादातर रूरल एरियाज में से देखने को मिला है। फीमेल पार्टिसिपेशन रूरल एरियाज में जहां 2017-18 में मुश्किल से 18% था, वो 2022-23 में बढ़ के 30% हो गया। बहुत स्पेसिफिक नहीं होना है डेटा में, इतना स्पेसिफिक डेटा आपके काम नहीं आता। 18.2%, 30.5%, नहीं, रफ जानते रहिए, 18 से 30 हो गया। 12 परसेंटेज पॉइंट की इंक्रीज सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 12% का मतलब है 56 मिलियन नई फीमेल वर्कर्स जो रूरल एरियाज में क्रिएट हो गई हैं। इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि हर एजुकेशनल लेवल पे महिलाएं या तो काम कर रही हैं या काम की डिमांड कर रही हैं। जो अनएजुकेटेड हैं वो भी और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं वो भी। ये किस कारण से हो रहा है, ये सोचना पड़ेगा। ये एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, जो ये जॉब वो कर रही हैं वो किस तरीके का है। ज्यादातर जो नई फीमेल एंट्रेंट्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं।
हाउस होल्ड में, घरों में काम कर रही हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन जो रूरल एरियाज में हैं, उनकी संख्या पहले 58% हुआ करती थी, बढ़ के 71% हो गई। ज्यादातर महिलाएं घरों में हेल्पर की तरह काम कर रही हैं। जो उनकी एवरेज अर्निंग पहले 4000 हुआ करती थी 2018 में, वो बढ़ के 5000 हो गई। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। आपको लगा होगा बढ़ गई, एक्चुअली में नहीं बढ़ी है। अगर आप इसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो या तो आपको लगेगा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, या कई बार तो लगेगा कि कम ही हो गया है। विमेन का जो शेयर है नरेगा में, जिसमें वो काम किया करती थी, जो अब महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा बन गया है, वहां पहले विमेन 53.5% थी, अब वो 57.5% हो गई हैं। मतलब उनकी संख्या मनरेगा में भी बढ़ गई है। ये दिखाता है कि उनके पास लिक्रेटिव जॉब्स की कमी है, इसीलिए वो कुछ मैनुअल लेबर भी करने को तैयार हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल रहे कि महिलाएं ज्यादा काम करने को आगे आई? फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 2019-20 के बाद तेजी से बढ़ा, उसके बाद 2022-23, 20-21 सब में बढ़ता रहा। 19-20 में कुछ तो हुआ था, और आप सभी को पता है क्या हुआ था। कोविड-19 ने घरों को तोड़ दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई, और अब घरों से महिलाओं को बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई बिकॉज बाकी के सेक्टर्स डाउन चले गए। जो फैक्ट्रीज में जॉब करने वाली वुमेन थी, अब उनके पास काम नहीं था। जो गांवों में महिलाएं थी, उनको भी आजीविका के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ रहा था। जीडीपी की ग्रोथ स्लो डाउन हुई। नॉन फॉर्म सेक्टर्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि एनबीएफसीज में, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में भी क्राइसिस आया। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिला। इसकी वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होने लगा। रिवर्स माइग्रेशन की सिचुएशन मिली। पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से लोग शहरों वाले इलाके में गए, उसके बाद वो गांवों की तरफ वापस लौटने लगे। इससे भी उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। फंड्स के फ्लो में बदलाव आया। शुरुआत में एनबीएफसीज परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा था। बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस ने भी पैसे देने शुरू कर दिए, तो फंड्स की अवेलेबिलिटी आई, तो उन्होंने काम करने में तेजी रखी। ये पूरा मामला वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन अच्छी बात है वैसे, बशर्ते उन्हें अच्छा वेज भी मिले, और जो उनके जॉब का नेचर है वो भी इनहेंस हो एज पर देयर एलिजिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो लॉ मेकर्स के अगेंस्ट में केसेस को जल्दी से निपटा दिया जाए, इसके बारे में है। आपने कई सारे एमएलएज, एमपीज के बारे में सुना जिनके ऊपर रेप या मर्डर के चार्जेस हैं, और वो चार्जेस बहुत लंबे समय से चल ही रहे हैं। आपके मन में कई बार ख्याल आता है कि अगर ये पर्सन इतनी गंभीर अपराधों में आरोपी है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों है? इसे क्यों नहीं हटा दिया जाता? लेकिन हटाएं तो तब ना, जब ये बात साबित हो कि वो वास्तव में अपराधी हैं। केस चलने मात्र से कोई अपराधी तो नहीं हो जाता, और यही तो मामला है केस के चलने का, कि जो केस है वो चलता रहता है। उसके पास बहुत एनर्जी है, बड़े बड़े पैर हैं, वो चलता रहता है। और केस के चलते चलते तो वो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म कंप्लीट कर लेते हैं, और अब बात आपको खलती रहती है। और कई बार मन में सवाल आता है कि भैया इनके लिए स्पेशल कोर्ट बना दो, पहले इनका मामला निपटाओ, बाकी देश का मामला बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी रेफरेंस में गाइडलाइंस जारी करी हैं। इन्होंने कहा कि हम इस बात को इंश्योर करें कि और एमपीज और एमएलएस के खिलाफ जो केस है वो जल्दी निपटा दिया जाए, स्पीडी डिस्पोजल हो। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बेंच को लीड किया। ये प्ली एक्चुअली में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अगस्त 2016 में फाइल की थी, जहां उन्होंने कहा था 2 बातों को। पहला तो इनका केस जल्दी निपटाओ, दूसरा ये जो 6 साल के लिए इनको इलेक्शन लड़ने से बैन करते हैं ना, इनको लाइफ टाइम के लिए बैन करो, निकालो। यानी कि जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है इसको खत्म करो। हमारा आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। बी आर अम्बेडकर जी ने तैयार किया था कि पार्लियामेंट में इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेशन में इलेक्शन के कंडक्ट कैसे रेगुलेट होंगे। सेक्शन 8 काफी खास है। यह डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है उन लॉ मेकर्स को जिन्होंने कम से कम ऐसा अपराध किया हो जिसमें उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा मिल जाए। अगर उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा मिली तो कम से कम वो 6 साल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। कोर्ट की रूलिंग क्या आई? उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाना होगा जो लॉ मेकर्स से जुड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हाई कोर्ट से कि आप किसी भी ऐसे मामले को जो किसी लॉ मेकर से जुड़ा हुआ है, सुओ मोटो अपने पास बुला लो, उसे जल्दी से डील कर लो। स्पेशल बेंच बनाओ, डेजिग्नेटेड बेंच बनाओ, या किसी भी बेंच को बोल दो कि आप ही काम देखो इन लॉ मेकर्स का, बट इनका मामला जल्दी खत्म करो। कोर्ट ने हालांकि इस पर अभी कुछ खास बात नहीं कही कि 6 साल के बैन को हम लाइफ टाइम में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन इस बात पर काफी जोर दिया गया कि इनका मामला निपटाएंगे तो हम जल्दी। हाई कोर्ट को गाइडलाइन दी गई कि आर्टिकल 227 का इस्तेमाल करो ना। आर्टिकल 227 ये कहता है कि लोअर कोर्ट्स जो भी केसेस देख रहे हैं उनको ओवरसी करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। देखिए,
प्रायोरिटी ऐसे केसेस को दी जाए जिसमें किसी व्यक्ति को 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, और सब्जेक्ट केसेस को स्पेसिफिक कोर्ट्स को अलोकेट कर दिया जाए। चैलेंजेस क्या हैं? ट्रायल्स बहुत लंबे लंबे पेंडिंग हैं एमपीज के, एमएलएस के। 5175 केसेस पूरे देश में लॉ मेकर्स के अगेंस्ट में पेंडिंग हैं। 40% केसेस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग हैं। ज्यादातर केसेस आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में मिलेंगे। 40% सिटिंग एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 25% तो सीरियस क्राइम जैसे कि रेप और मर्डर्स में चार्ज्ड हैं। रिफॉर्म्स की जरूरत है, नहीं तो ये क्रिमिनल्स आपके लिए लॉ बनाते रहेंगे, आपको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। हमारा अगला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को अपहेल्ड किया है, उसके बारे में है। मामला पूरा बताता हूं, उसके पहले आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का मतलब समझो। एक कंपनी है, वो लॉस में गई। चूंकि वो लॉस में गई तो अब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो चूंकि अब उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब वो जो उसने बैंक से लोन ले रखा है उसे रीपे नहीं कर सकता। इसका मतलब यह होगा कि यह कंपनी अब इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी के पास अब अपनी डेट को रीपे करने की कैपेबिलिटी नहीं है। जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, यानी कि उसके पास पैसा नहीं बचता अपना लोन रीपे करने के लिए, तब मामला आता है बैंकरप्सी का। बैंकरप्सी एक लीगल डिक्लेरेशन होती है जिसमें वो कंपनी बोलती है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, आप चाहे जौन कर लो, आपको चाहिए तो आके हमारी कंपनी बेच के जो पैसा चाहिए निकाल लो। तो पहले कंपनी इंसॉल्वेंट होती है और फिर बैंकरप्ट होती है। तो इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी के पास देने को पैसा नहीं है, और बैंकरप्सी ये डिक्लेरेशन है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इसको रिजॉल्व करें, और इसी रेफरेंस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया 2016 का, जिसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो लॉस में जा रहा है, देखा जाए कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करके उसे हम सही कर सकते हैं कि नहीं, और नहीं कर सकते तो जो उसके एसेट हैं क्या उसे बेच के जिन लोगों ने लोन दिया है उन्हें हम रिकवर कर पाएंगे कि नहीं। अब इसमें देखो एक मामला आता है डिफरेंट, जो काफी विवाद का कारण बन गया, एंड दैट इज पर्सनल गारंटर। यह है एक कंपनी, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करो कि एक पर्सन है, नाम है अनिल अंबानी, और उनकी कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन, और यहां पर एक इंडिविजुअल हैं जिनका नाम है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी को आप कहते हैं इंडिविजुअल गारंटर। अब ऐसा नहीं है कि रिलायंस कम्युनिकेशन पूरा का पूरा अनिल अंबानी का है, क्योंकि इसमें तो कई सारे शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर खरीदे हुए हैं ना। लेकिन जब रिलायंस कम्युनिकेशन किसी बैंक से लोन लेने जाएगा, तो रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंक मान लो लोन ना दे, तो जो अनिल अंबानी हैं वो बोलेंगे कि मैं बन जाता हूं इंडिविजुअल गारंटर, क्योंकि कंपनी में ज्यादातर मेरे शेयर्स हैं, तो मैं इस कंपनी का इंडिविजुअल गारंटर हूं, आप रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन दे दो। इंडिविजुअल गारंटर बनने का मतलब यह होता है कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन लोन नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। तो जब अनिल अंबानी, जो कि कंपनी में बड़ा शेयर होल्ड करते हैं, वो एक इंडिविजुअल गारंटर बन जाएंगे, तो बैंक रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि कंपनी उनसे जुड़ी हुई है, उसको लोन दे देगा। तो जब भी किसी कंपनी को लोन वगैरह दिया जाता है तो उसमें एक इंडिविजुअल गारंटर इन्वॉल्व होते हैं। अब मामला यह है कि पहले जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में नहीं आया था ऐसे मामलों को डील करने के लिए, तब जो भी किया जाता था वो इस कंपनी यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ किया जाता था, इंडिविजुअल गारंटर को नहीं पकड़ा जाता था। लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में प्रावधान कर दिया गया कि इस इंडिविजुअल गारंटर को भी पकड़ो। अगर इस कंपनी के एसेट बेच के पैसे नहीं निकलते तो इस इंडिविजुअल गारंटर के जो एसेट्स हैं उसको भी बेच दो और अपने पैसे निकालो, क्योंकि इसने गारंटी दी थी ना। अब मामला इतना खराब नहीं है। मामला यह है कि जब इसके अगेंस्ट में केसेस चलते हैं तो जो अनिल अंबानी मान लो फॉर एग्जांपल हैं इंडिविजुअल गारंटर, उनको ना तो ये बोला जाएगा कि आपके खिलाफ किस आधार पर केस चलाया जा रहा है, और ना ही उन्हें उनके आर्गुमेंट्स सामने रखने का मौका दिया जाएगा। अब टेक्निकली ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है कि आप एक पर्सन को पनिश कर रहे हो लेकिन उसे उसकी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हो। इंडिविजुअल गारंटर के अगेंस्ट में केस चला दिया जाएगा, उसके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, एक्वायर कर लिए जाएंगे, बेच दिए जाएंगे, और उससे एक भी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने अपनी कंपनी के लिए गारंटी दी थी। ये अटपटा और अजीब लगता है, लेकिन ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट में इसी पूरे मामले को चैलेंज किया गया और बोला गया कि ये प्रोविजन सही नहीं है, ये आर्बिट्री है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, सीधे सीधे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे फेवर किया आईबीसी को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को। उन्होंने कहा साउंड इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि आईबीसी के इस प्रोविजन को फॉलो किया जाए,
और फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं होते, वो केस टू केस बेसिस पे देखे जाते हैं और यहां पर जरूरी है कि ऐसे लोगों को डील किया जाए। तो कुल मिला के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत किया और जो इंडिविजुअल गारंटर थे उनको कोई भी राहत नहीं दी गई है। कई सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्ली करी थी, जिसमें रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अंबानी भी शामिल थे, जहां पर रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के जो लोन अकाउंट्स हैं वो भी एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर दिए गए थे। तो मामला यह था कि क्या आईबीसी जो पर्सनल गारंटर हैं उन्हें कोई रेमेडी नहीं देने वाला है, वो केवल जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनकी मर्जी पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई राहत नहीं दी है और उन्होंने कहा कि पूरा मामला सही है, वो इस कानून में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस कानून में छेड़छाड़ करने का मतलब है कानून को फिर से बनाना, और वो ऐसा नहीं करने वाले। तो आईबीसी वैसे का वैसा रहेगा और जो इंडिविजुअल गारंटर्स हैं उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में कि ये है क्या। सही जवाब है बी। ये एक्चुअली में प्लान ऑफ एक्शन है जो हर कंट्री तैयार करती है कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज को काउंटर करेंगे। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 2018 में पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट ऑफ 1999 किसके ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करते हुए तैयार किया गया? ऑप्शंस में है आईएलओ, आईएमएफ, यूएनसीटीएडी या फिर डब्ल्यूटीओ। जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा और चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट में मैप का क्वेश्चन, ये है यूरोप। यूरोप का ये जो पूरा पार्ट है, इसमें जो रेड कलर से स्पॉटेड ये कंट्री है, आपको बताना है ये देश कौन सा है। आप बताएंगे इस देश का नाम, इसकी कैपिटल और इसके आसपास के पड़ोसी देश। आसान सवाल है, मुझे लगता है आप बता ले जाएंगे कमेंट बॉक्स में। गूगल मत करिएगा, बल्कि अपना ऑक्सफोर्ड एटलस खोलिए और उसमें इस कंट्री को देखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में फिर से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।